नेक्स्ट अपने पास जो टॉपिक है वो है फ्रीक्वेंसी एंड पिच ऑफ ए साउंड वेव। अगर हम बात करें साउंड वेव की, तो साउंड वेव की वो कौन कौन सी टर्म्ड है जिनका यूज हम नॉर्मल लाइफ के अंदर करते हैं। जैसे पिच हो गई, लाउडनेस हो गया, या फिर ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज फॉर ह्यूमन हो गई। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हम इसके अंदर डिस्कस करते हैं। तो हम हेडिंग लगाते हैं। Some terms related to sound waves. Some term related to sound wave. मैं केवल यहाँ पर उन्हीं टर्म्स की बात करूँगा जिससे रिलेटेड टॉपिक हमने पढ़ लिए हैं अब तक के वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले जो है वो हम बात करते हैं ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज। ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज फॉर ह्यूमन। कि ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज क्या होती है वुमन के लिए। तो अगर हम नॉर्मल पर्सन की बात करें, ये समझने वाली चीज़ें हैं। अगर हम नॉर्मल पर्सन की बात करें तो नॉर्मल पर्सन के लिए ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज जो होती है वो ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज होती है 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज। 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज। अब कोई भी ह्यूमन जो है, अब उसके लिए जो इसकी सब्जेक्टिव रेंज है, या फिर मैं बोल सकता हूँ कि एक्सपेरिमेंटल जो रेंज है वो अलग अलग होती है। पर्सन टू पर्सन जो है ये रेंज स्लाइटली डिफरेंट होती है। अगर हम बात करें कि एज की, तो एज जैसे जैसे इंक्रीज होती जाती है तो इंक्रीज होने पर हाई फ्रीक्वेंसी को सुनने के लिए जो एबिलिटी होती है ह्यूमन के अंदर वो डिक्रीज होती रहती है। अगर हम मिडिल एज पर्सन की बात करें तो मिडिल एज पर्सन जो होता है उसके लिए यही रेंज जो है वो यही रेंज हो जाती है 12 to 14 किलो हर्ट्ज। अगर मिडिल एज पर्सन की हम बात करें तो जो ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज होती है वो बन जाती है 12 to 14 किलो हर्ट्ज। तो ये जो ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज है वो पर्सन टू पर्सन वेरी करती है, और एज इंक्रीज होने के साथ साथ जो ग्रेटर फ्रीक्वेंसी है उसको सुनने की एबिलिटी डिक्रीज होती रहती है। नेक्स्ट जो अपने पास है हम बोलते हैं पिच। पिच क्या होती है? हमने फ्रीक्वेंसी के बारे में डिस्कस किया कि फ्रीक्वेंसी जो है वो एक ऑब्जेक्टिव प्रॉपर्टी होती है जिसको हम हर्ट्ज के अंदर मेजर करते हैं, और इसकी एक यूनिक वैल्यू होती है। लेकिन जो पर्सन्स प्रिसेप्शन होता है फ्रीक्वेंसी का वो सब्जेक्टिव होता है। पर्सन्स प्रिसेप्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है वो सब्जेक्टिव होती है। यानी द ब्रेन, मैं इसके बारे में लिख सकता हूँ पिच के अंदर। मैं क्या अगर बात करूँ तो क्या होता है कि द ब्रेन इंटरप्रेट्स द ब्रेन इंटरप्रेट्स फ्रीक्वेंसी primarily in terms of a subjective quality called pitch। अपना जो ब्रेन है वो फ्रीक्वेंसी को पिच की टर्म के अंदर पढ़ता है। अब पिच जो है उसके अंदर किस तरीके से पढ़ेगा कि अगर हाई फ्रीक्वेंसी का कोई भी प्योर नोट है
हाई फ्रीक्वेंसी का कोई प्योर नोट है आपके पास या किसी साउंड वेव के अंदर हाई फ्रीक्वेंसी का प्योर नोट है, तो वो जो प्योर नोट है हाई फ्रीक्वेंसी का, वो बोला जाएगा आपके पास हाई पिच्ड साउंड। वो क्या बोला जाएगा? हाई पिच्ड साउंड। अगर उसी के अंदर कोई लो फ्रीक्वेंसी का प्योर नोट है, लो फ्रीक्वेंसी का प्योर नोट है, तो उसे बोला जाएगा लो पिच्ड साउंड। उसे बोला जाएगा लो पिच्ड साउंड। यानी हमारा जो ब्रेन है वो फ्रीक्वेंसी की जो ऑडिबल रेंज होती है, उस ऑडिबल रेंज को या फ्रीक्वेंसी को पिच की टर्म के अंदर इंटरप्रेट्स करता है। जैसे हाई फ्रीक्वेंसी का कोई प्योर नोट है, यानी हाई फ्रीक्वेंसी वाला कोई साउंड है, तो उसे हम बोलते हैं हाई पिच्ड साउंड। अगर लो फ्रीक्वेंसी का कोई साउंड है तो उसे हम बोलते हैं लो पिच्ड साउंड। अब अगर जो नेक्स्ट अपने पास थर्ड अपने पास है लाउडनेस। थर्ड अपने पास जो इसका टर्म है वो है लाउडनेस। अब लाउडनेस को पढ़ने से पहले हम देखते हैं कि ऑडिबल इंटेंसिटी रेंज क्या होती है ह्यूमन के लिए। तो अगर मैं लाउडनेस के अंदर पहले ये बात लिखना चाहूँ कि ऑडिबल रेंज ऑफ इंटेंसिटी फॉर ह्यूमन, अगर ह्यूमन के लिए इंटेंसिटी की ऑडिबल रेंज हम देखना चाहें तो ऑडिबल रेंज जो है वो कितनी होती है। अगर हम परसेप्शन ऑफ इंटेंसिटी की बात करें, मैक्सिमम की बात करें, तो मैक्सिमम जो है वो होती है 1000 हर्ट्ज। अगर हम ये कहें कि फ्रीक्वेंसी जो है डिक्रीज होती है तो इंटेंसिटी जो है वो डिक्रीज होगी, या इंटेंसिटी जो है वो डिक्रीज होकर हो जाएगी 1000 हर्ट्ज। अगर हम ऑडिबल इंटेंसिटी रेंज की बात करें तो वो फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड कर रही है। जैसे हम फ्रीक्वेंसी नॉर्मल पर्सन के लिए फ्रीक्वेंसी ले रहे हैं 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज, ऐसे ही अगर हम इंटेंसिटी की परसेप्शन की बात करें तो मैक्सिमम वो होता है 1000 हर्ट्ज। और फ्रीक्वेंसी अगर डिक्रीज हो रही है तो इंटेंसिटी डिक्रीज होगी, परसेप्शन ऑफ इंटेंसिटी डिक्रीज होगी। और अगर इंक्रीज हो रही है तो परसेप्शन ऑफ इंटेंसिटी जो है वो 1000 हर्ट्ज से इंक्रीज हो जाएगी। अगर हम 1000 हर्ट्ज की टोन की बात करें, कोई साउंड वेव जो है उसकी इंटेंसिटी जो है वो 1000 हर्ट्ज है, तो 1000 हर्ट्ज वाली जो साउंड वेव है उसके लिए जो ह्यूमन ईयर है वो साउंड की इंटेंसिटी जो है डिटेक्ट कर सकते हैं। साउंड की इंटेंसिटी जो ह्यूमन ईयर डिटेक्ट कर सकते हैं वो होती है 10⁻⁻12 वाट पर मीटर स्क्वायर। 1000 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का जो साउंड वेव है उसके लिए स्मॉलेस्ट साउंड इंटेंसिटी जो ह्यूमन ईयर डिटेक्ट कर सकते हैं वो कितनी होती है? 10⁻12 वाट पर मीटर स्क्वायर। अगर हम दूसरी ओर बात करें कि इंटेंसिटी की वैल्यू जब 1 वाट पर मीटर स्क्वायर से अबोव हो जाती है, इंटेंसिटी की वैल्यू 1 वाट पर मीटर स्क्वायर से अबोव हो जाती है, तो ह्यूमन के अंदर परमानेंट हियरिंग लॉस हो जाता है। यानी मैं बात करूं कि अबोव 1 वाट पर मीटर स्क्वायर इंटेंसिटी ह्यूमन परमानेंट हियरिंग लॉस, परमानेंट हियरिंग लॉस।
यानी जब इंटेंसिटी की वैल्यू जो है वो 1 वाट पर मीटर स्क्वायर से लेस रहती है तभी जो हियरिंग लॉस है वो नहीं होता। अगर 1 वाट पर मीटर स्क्वायर से अबोव चली गई इंटेंसिटी की वैल्यू तो ह्यूमन के अंदर परमानेंट हियरिंग लॉस हो जाएगा। अगर हम ओवरऑल परसेप्शन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ साउंड की बात करें, यानी ओवरऑल परसेप्शन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ साउंड टू ह्यूमन ईयर, तो उसे बोला जाएगा लाउडनेस। यानी हम लाउडनेस के लिए बोलना चाहें तो हम बोल सकते हैं द ओवरऑल परसेप्शन overall perception of intensity overall perception of intensity of sound to human ear is called loudness अगर हम ओवरऑल की बात करें तो मैक्सिमम और मिनिमम की बात करें तो वो तो हो जाएगी ऑडिबल रेंज ऑफ इंटेंसिटी। अगर हम ओवरऑल परसेप्शन की बात करें इंटेंसिटी के लिए तो ह्यूमन ईयर के लिए जो ओवरऑल परसेप्शन होता है इंटेंसिटी का उसे हम बोलते हैं लाउडनेस। और इसी लाउडनेस को जो है वो हम कई तरीकों से, जैसे डेसिबल स्केल के अंदर भी हम इसे मेजर कर सकते हैं। और इसकी जो रेंज है लाउडनेस की वो क्या होती है, अगर हम इसकी बात करें तो अगर ह्यूमन ईयर जो है उनके लिए हम इंटेंसिटी की वैल्यू 10 टाइम इंक्रीज कर देते हैं तो इसका मतलब ये नहीं होता कि लाउडनेस जो है वो 10 टाइम इंक्रीज हो जाएगी। अगर ह्यूमन ईयर के लिए बात करें हम तो मैं रिपीट करता हूँ अपनी बात को कि अगर इंटेंसिटी 10 टाइम इंक्रीज हो रही है इसका मतलब ये नहीं होता कि लाउडनेस जो है वो 10 टाइम इंक्रीज हो रही है। अगर हम रफली बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि इंटेंसिटी जब 10 टाइम्स इंक्रीज होती है तो लाउडनेस जो है वो अप्रोक्स रफली 2 टाइम्स हो जाती है। रफली जो है वो 2 टाइम्स हो जाती है। यानी डिपेंड तो करती है इंटेंसिटी इस पर, लाउडनेस पर, या लाउडनेस जो है वो इंटेंसिटी पर डिपेंड तो करती है, लेकिन ऐसे नहीं है कि अगर आपने इंक्रीज कर दी इंटेंसिटी को 10 टाइम तो लाउडनेस भी 10 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी, ऐसा नहीं होता। हम एक लॉगरिथम स्केल के बेसिस पर इन दोनों के बीच का जो रिलेशन है वो डिस्क्राइब करते हैं और वो होता है डेसिबल स्केल के ऊपर। यानी साउंड की इंटेंसिटी के कंपैरिजन के लिए जो लॉगरिथम स्केल यूज की जाती है उसे हम बोलते हैं डेसिबल स्केल। और इसके अंदर जो इंटेंसिटी लेवल होता है वो इंटेंसिटी लेवल बीटा से हम उसे डिनोट करते हैं और बीटा की वैल्यू दी जाती है, बीटा इज इक्वल टू 10 log आई अपॉन आई नॉट, और ये होता है डेसिबल के अंदर। जो आपके पास बीटा है, बीटा इज इक्वल टू होता है 10 log आई अपॉन आई नॉट डेसिबल। जो बीटा है वो होता है इंटेंसिटी लेवल, बीटा जो है वो होता है इंटेंसिटी लेवल। अगर हम आई और आई नोट की बात करेंगे तो आई नोट जो है वो थ्रेशोल्ड इंटेंसिटी ऑफ हियरिंग फॉर ह्यूमन ईयर होता है। आई नोट जो है वो थ्रेशोल्ड इंटेंसिटी फॉर ह्यूमन ईयर, और उसकी जो वैल्यू है वो कांस्टेंट होती है। और इसकी वैल्यू हमने कितने लिखी थी, कितना, 10 की पावर -12 वाट पर मीटर स्क्वायर। अब अगर हम थ्रेशोल्ड ऑफ ह्यूमन हियरिंग की बात करें, यहाँ पर थ्रेशोल्ड ऑफ ह्यूमन हियरिंग की बात करें
तो वो होती है 1 डेसिबल। अगर इंटेंसिटी लेवल बीटा जो है यहाँ पर, अगर हम इंटेंसिटी लेवल बीटा की बात करें, बीटा जो है यहाँ पर वो यूनिटलेस एंड डायमेंशन लेस होता है, क्योंकि आई अपॉन आई नोट आ गया, और यहाँ पर 10 है, तो 10 तो न्यूमेरिक क्वांटिटी है, इसकी तो कोई यूनिट एंड डायमेंशन होती नहीं है। आई अपॉन आई, इसका मतलब आई अपॉन आई हो गया, तो जो बीटा इंटेंसिटी लेवल है ये यूनिटलेस एंड डायमेंशनल लेस क्वांटिटी होती है। ये कुछ सोल्ड एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे फर्स्ट सोल्ड एग्जाम्पल है आपके पास, क्या दे रखा है, द प्रेशर एम्पलीट्यूड इन ए साउंड वेव फ्रॉम ए रेडियो रिसीवर इज 2 × 10⁻³ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर and the intensity at a point is 10⁻⁻6 watt per meter square. If by turning the volume knob the pressure amplitude is increased to 3 × 10⁻³ Newton per meter square, evaluate the intensity. आपको इंटेंसिटी की वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट कर रही है, और ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो नज़र आ रहा है हमें, वो कंपैरिजन करवा रहा है 2 बार। तो अगर हम इंटेंसिटी की बात करें तो अपने अकॉर्डिंग जो हमने इंटेंसिटी की वैल्यू निकाली है, अपने अकॉर्डिंग जो इंटेंसिटी की वैल्यू है आई इज इक्वल टू हो, आई जो है वो इक्वल टू होती है P0² अपॉन में 2ρV। अब यहाँ ये जो इंटेंसिटी है वो एवरेज की वैल्यू हमने लिखी थी। अब यहाँ से अगर हम देखें तो आई जो है वो प्रेशर वेव के एम्पलीट्यूड के जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पर अगर हम कंपैरिजन करें इनिशियल और फाइनल का, तो मैं लिख दूंगा कि I1 अपॉन में I2 इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास P1 अपॉन में P2 का होल स्क्वायर। I1 अगर हम बात करें इनिशियल इंटेंसिटी जो है वो है, I2 जो है वो फाइनल इंटेंसिटी जो है वो है, P1 इनिशियल प्रेशर है आपके पास, इनिशियल प्रेशर और प्रेशर एम्पलीट्यूड सॉरी, और P2 जो है वो फाइनल प्रेशर है एम्पलीट्यूड है। तो अगर हम बात करें इनिशियल इंटेंसिटी की, तो क्वेश्चन के अंदर हमें इनिशियल इंटेंसिटी दे रखी है 10⁻⁻6 वाट पर मीटर स्क्वायर। अगर हम फाइनल की बात करें, फाइनल इंटेंसिटी की वैल्यू जो है वो हमें कैलकुलेट करनी है। इनिशियल अगर हम प्रेशर एम्पलीट्यूड की बात करें, तो इनिशियल प्रेशर एम्पलीट्यूड हमें दे रखा है 2.0 × 10⁻³ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अगर फाइनल प्रेशर की हम बात करें, प्रेशर एम्पलीट्यूड की, तो वो अपने पास है 3 × 10⁻³ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से अगर हम वैल्यू पुट करते हैं तो I1 की वैल्यू है हमारे पास 10⁻⁻6, I2 की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, P1 की वैल्यू है 2 × 10⁻³ अपॉन में P2 की वैल्यू है 3 × 10⁻³ और इसका है आपके पास है होल स्क्वायर। 10⁻³ से 10⁻³ कैंसिल आउट हो गया, 2 का स्क्वायर 4 अपॉन 9, क्रॉस मल्टीप्लाई मैं कर देता हूँ, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर I2 की वैल्यू मेरे पास मिल जाएगी 9/4 × 10⁻⁻6, 9/4 अपॉन 10⁻⁻6, यानी अप्रोक्स वैल्यू मिल जाएगी 2.25 × 10⁻⁻6 वाट पर मीटर स्क्वायर। यह आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अपने पास एक एग्जांपल है, क्या बोल रहा है, फाइंड द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल ऑफ एयर थ्रू विच ए साउंड वेव ऑफ इंटेंसिटी 8 × 10⁻⁻6 वाट पर मीटर स्क्वायर एंड फ्रीक्वेंसी 5 kHz इज पासिंग। डेंसिटी ऑफ एयर गिवन है आपको और स्पीड ऑफ साउंड इन एयर गिवन है। तो यहाँ पर हमें वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड फाइंड आउट करना है। तो वाइब्रेशन के एम्पलीट्यूड को फाइंड आउट करना है, और वो साउंड वेव की इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी की दे रहा है, डेंसिटी दे रहा है, वेलोसिटी दे रहा है। तो इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी, डेंसिटी एंड वेलोसिटी ऑफ साउंड के अंदर अपने पास एक रिलेशन होता है। अगर मैं बात करूं इंटेंसिटी की, तो इंटेंसिटी जो होती है आई इज इक्वल टू होती है ω² S0² B अपॉन में 2V, जैसी हमने कैलकुलेट की थी। यहाँ पर B जो है वो बल्क मॉड्यूलस होता है,
V इज इक्वल टू होता है रो वी स्क्वायर, और ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, ओमेगा इज इक्वल टू होता है 2 पाई इंटू में फ्रीक्वेंसी, ओमेगा इज इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई इंटू में फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी आपको 5 किलो हर्ट्ज इसने दे रखी है, तो 2 पाई इंटू में 5 ये बन गया आपके पास 10 पाई ओमेगा की वैल्यू। अब अगर यहाँ से हम आई के अंदर आई की वैल्यू अपने पास गिवन है, यहाँ से हम वैल्यू जो है वो नोट करेंगे एस नोट की, क्योंकि एस नोट जो है वही एम्पलीट्यूड है यहाँ पर, तो एस नोट की वैल्यू जो है वो हमें यहाँ से निकालनी है। तो सबसे पहले तो हम इसे जो है वो इजीली लिख लेते हैं कि आई इज इक्वल टू कितना हो गया, मैं वैल्यू ओमेगा की नहीं लिख रहा हूँ, एक बार सीधा लिख रहा हूँ, क्या पता हमें एन की वैल्यू सीधी ही लिख दें यहाँ पर। तो ओमेगा जो है वो इक्वल टू होता है 2 पाई एन के, जो एन होती है वो होती है फ्रीक्वेंसी। तो अगर मैं ओमेगा की जगह लिख दूँ 2 पाई एन, तो 2 पाई एन का स्क्वायर, एस नोट स्क्वायर है आपके पास एज इट इज, बी की जो वैल्यू है वो है आपके पास रो वी स्क्वायर अपॉन में 2 वी। ये यहाँ से अपने पास आई की वैल्यू जो है वो कितनी आ जाएगी, यहाँ से आई की वैल्यू जो है वो आ जाएगी अपने पास 2 पाई स्क्वायर एस नोट स्क्वायर एन स्क्वायर रो वी, ये वैल्यू आ गई आपके पास यहाँ पर आई की। अब मुझे तो एस नोट की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ से अगर मैं एस नोट स्क्वायर की वैल्यू को लिखूँ तो एस नोट स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा आई अपॉन में 2 पाई स्क्वायर वी रो एन स्क्वायर। यहाँ से एन की वैल्यू मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हमें 5 दे रखी है, ये लीनियर फ्रीक्वेंसी है क्योंकि हमने ओमेगा को चेंज कर लिया है। तो यहाँ से अगर मैं सारी वैल्यूज रखूँ तो एस नोट स्क्वायर इज इक्वल टू आई की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे रखी है 8 इंटू 10⁻⁻6 वाट पर मीटर स्क्वायर अपॉन में 2 पाई स्क्वायर इंटू में 2 पाई स्क्वायर इंटू में आपको यहाँ पर वी स्क्वायर रो नोट और वी की वैल्यू लिखनी है। तो वेलोसिटी ऑफ वेव जो है वो आपको क्वेश्चन के अंदर दे रखा है 330 मीटर पर सेकेंड, डेंसिटी आपको दे रखी है 1.2 kg पर मीटर क्यूब, और जो आपके पास फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है वो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आपको कितनी दे रहा है, वो 5 किलो हर्ट्ज, 5 किलो हर्ट्ज। तो 5 किलो हर्ट्ज है तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 5 इंटू 10⁻³ ये है कि हर्ट्ज के अंदर, क्योंकि किलो को हमने कन्वर्ट कर लिया और इसका होल स्क्वायर और है तो होल स्क्वायर लगा दिया। जब मैं एस नोट की वैल्यू को यहाँ पर कैलकुलेशन करके सोल्व करता हूँ, आप लोग कैलकुलेशन करके सोल्व करेंगे वैल्यू जो है वो क्या आ रही है। मैं डायरेक्ट आपके रेफरेंस के लिए एस नोट की वैल्यू जो आएगी वो मैंने कैलकुलेट कर रखी है 6.4 नैनोमीटर। जो एस नोट की वैल्यू यहाँ से आएगी अपने पास वो आएगी 6.4 नैनोमीटर, और यही आपको क्वेश्चन के अंदर पूछा है। नेक्स्ट अपने पास जो एग्जाम्पल है, सोल्ड एग्जाम्पल, क्या बोल रहा है, इफ़ द इंटेंसिटी इज इंक्रीज्ड बाई ए फैक्टर ऑफ 20 बाई हाउ मेनी डेसिबल इन द इंटेंसिटी लेवल इंक्रीज। आपको बोल रहा है कि इंटेंसिटी जो है वो 20 से इंक्रीज हो रही है, तो इंटेंसिटी लेवल डेसिबल के अंदर कितना इंक्रीज हो जाएगा। डेसिबल की बात कर रहा है, यानी ये बात कर रहा है लाउडनेस की। तो लाउडनेस के अंदर हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था, अगर हम बात करें यहाँ पर, तो मैं लिखूँगा इनिशियल इंटेंसिटी को मैं एज्यूम कर लेता हूँ, इनिशियल इंटेंसिटी इज इक्वल टू आई। हमने आई जो है वो इनिशियल इंटेंसिटी को एज्यूम कर लिया, और जो यहाँ पर इंटेंसिटी लेवल है, इंटेंसिटी लेवल जो है, यानी मैं बात कर रहा हूँ लाउडनेस की, तो वो है आपके पास बीटा 1, इसे भी हमने यहाँ पर बीटा 1 एज्यूम कर लिया।
ठीक है। अब जब इंटेंसिटी को 20 टाइम्स इंक्रीज किया जाएगा, इंटेंसिटी को 20 टाइम इंक्रीज कर दिया, यानी जो फाइनल इंटेंसिटी की हम बात करें यहाँ पर कि फाइनल इंटेंसिटी कितनी हो गई, तो फाइनल इंटेंसिटी वो बोल रहा है कितनी हो गई, 20 टाइम्स इंक्रीज हो गई। 20 टाइम्स इंक्रीज हो गई यानी कितनी हो गई, 20 टाइम्स हो गई। द इंटेंसिटी लेवल इंक्रीजेज टू बीटा 2। इंटेंसिटी लेवल जो है वो हम एज्यूम कर लेते हैं कि इंटेंसिटी लेवल जो है अब कितना हो गया, बीटा 2। डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इंटेंसिटी को इंक्रीज कर रहा है तो श्योरली इंक्रीज होगा, लेकिन कितना इंक्रीज होगा वो हमें लॉगरिथम स्केल से ही पता लगेगा। जो अपने पास इक्वेशन होती है, क्या इक्वेशन होती है अपने पास, अगर मैं इनिशियल कंडीशन में अप्लाई करूँ तो मैं लिखूंगा बीटा 1 इज इक्वल टू होती है 10 log आई अपॉन आई नोट। आई नोट जो है वो थ्रेशोल्ड इंटेंसिटी ऑफ ह्यूमन ईयर होती है, उसकी वैल्यू होती है 10 की पावर -12 है, तो वो वैल्यू हम यहाँ पर लिख सकते हैं। अगर मैं बीटा 2 की बात करूँ सेकंड वाले केस की, तो बीटा 2 इज इक्वल टू कितना है आपके पास, 10 log 20 आई अपॉन आई नोट, क्योंकि आई से कितना हो गया, 20 टाइम्स हो गया, 20 आई अपॉन आई नोट। तो अब हमें यहाँ से देखना है कि इंटेंसिटी लेवल जो है वो कितने डेसिबल इंक्रीज हो गया, तो मैं लिखूंगा बीटा 2 माइनस बीटा 1, इंटेंसिटी लेवल कितना इंक्रीज हो गया, तो मैं फाइनल माइनस इनिशियल कर रहा हूँ, तो फाइनल माइनस इनिशियल करने पर क्या आ जाएगा, 10 log, इसमें से ये माइनस करेंगे तो log a माइनस log b क्या होता है, log a अपॉन b, तो आई नोट से तो आई नोट क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, और क्या बच जाएगा आपके पास 20 आई अपॉन आई, आई से आई क्या हो गया, कैंसिल आउट, तो आपके पास आ गया 10 log 20। 10 log 20 है आपके पास, तो 10 log 20 की वैल्यू जो है वो हम यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर लिख सकते हैं, और ये अपना आंसर आएगा, ये डेसिबल के अंदर आपका आंसर आएगा। नेक्स्ट अपने पास एक एग्जांपल है, द साउंड लेवल एट ए पॉइंट इज इंक्रीज्ड बाय 40 डेसिबल, बाय व्हाट फैक्टर इज द प्रेशर एम्पलीट्यूड इंक्रीज्ड। साउंड लेवल की बात कर रहा है कि 40 डेसिबल इंक्रीज कर दिया किसी पॉइंट के ऊपर, तो प्रेशर एम्पलीट्यूड जो है वो किस फैक्टर से इंक्रीज हो जाएगा। तो हम यहाँ पर बात करें तो हम देखते हैं कि जो अपने पास बीटा साउंड लेवल की वैल्यू जो होती है, लाउडनेस की वैल्यू जो होती है बीटा इज इक्वल टू होती है 10 log बेस 10 आई अपॉन आई नॉट। ठीक है, अगर बीटा 1 और बीटा 2 हम साउंड लेवल ले लेते हैं इनिशियल और फाइनल, और I1 और I2 हम दो केसेस के अंदर इंटेंसिटी ले लेते हैं इनिशियल और फाइनल कंडीशन के अंदर, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, हम सबसे पहले लिखेंगे बीटा 1 इज इक्वल टू हो जाएगा 10 log I1 अपॉन में आई नोट, और बीटा 2 जो है सेकेंड टाइम्स की वो हो जाएगी 10 log I2 अपॉन आई नोट। ठीक है, I2 अपॉन में आई नोट, वो बोल रहा है कि साउंड लेवल के अंदर इंक्रीज हो रहा है साउंड लेवल कितना, 40 डेसिबल, यानी इन दोनों का जो डिफरेंस है वो डिफरेंस कितना है, 40 डेसिबल। तो मैं लिखता हूँ कि बीटा 2 माइनस बीटा 1, इसकी वैल्यू अगर मैं पहले अपने अकॉर्डिंग देखूं तो अपने अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू है 10 आ जाएगा कॉमन, अंदर आपके पास क्या बच जाएगा, log बेस 10 I2 अपॉन आई नॉट माइनस log बेस 10 I1 अपॉन आई नॉट, और ये आपने कर लिया। अब बीटा 2 माइनस बीटा 1 की वैल्यू अपने अकॉर्डिंग जो है वो है ये वाली,
और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बीटा 2 माइनस बीटा 1 यानी जो इंक्रीज इन साउंड लेवल है वो क्वेश्चन के अंदर दे रखा है 40 डेसिबल। तो हम इसे अगर आगे सोल्व कर लें तो 10 वही log a माइनस log v है। तो log a माइनस log v क्या होता है, log a अपॉन b। तो a अपॉन b करेंगे तो आई नोट से आई नोट कैंसिल आउट होकर क्या बच जाएगा आपके पास, log बेस 10 i2 अपॉन i1। और इसकी वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको दे रखी है 40। तो अगर मैं यहाँ से i2 अपॉन i1 की वैल्यू देखूं तो मैं यहाँ से लिखूंगा कि log बेस 10 i2 अपॉन i1 इज इक्वल टू 10 इधर जाएगा तो किसके इक्वल आ जाएगा, 4 के इक्वल। अब log के अंदर 4 वैल्यू किसकी होती है, वही i2 अपॉन i1 की वैल्यू हो जाएगी। तो log के अंदर 4 वैल्यू जो होती है वो अपने को पता है 10 की पावर 4 की होती है। तो i2 अपॉन i1 की जो वैल्यू हमें मिली है वो मिली है 10 की पावर 4। अब आपको जो है वो क्या पूछ रहा था, आपको पूछ रहा था कि प्रेशर एम्पलीट्यूड कितना इंक्रीज हो गया। तो अगर मैं प्रेशर एम्पलीट्यूड की बात करूं तो हमारे पास इंटेंसिटी है। तो इंटेंसिटी और प्रेशर एम्पलीट्यूड के अंदर क्या रिलेशन होता है, तो हम लिखेंगे कि इंटेंसिटी जो है वो प्रेशर वेव के एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो अगर मैं प्रेशर वेव के अंदर यहाँ पर बात करूँ तो प्रेशर एम्पलीट्यूड की बात करूँ तो प्रेशर एम्पलीट्यूड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा अंडर रूट आई के। डो का कंपैरिजन करूं क्योंकि मेरे को तो फैक्टर पता करना है कि कितने फैक्टर से इंक्रीज हो गया। तो कितने फैक्टर से इंक्रीज हो जाएगा तो मैं लिखूंगा P2 अपॉन P1 इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर I2 अपॉन में I1। अंडर रूट के अंदर I2 अपॉन I1 है, I2 अपॉन I1 की वैल्यू 10 की पावर 4 है। तो अंडर रूट के अंदर ये वैल्यू रखेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 की पावर 2 यानी वैल्यू आ गई 100। यानी कितने फैक्टर से इंक्रीज होगा वो, तो 100 फैक्टर से वो इंक्रीज हो जाएगा प्रेशर एम्पलीट्यूड। ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट अपना जो टॉपिक है वो है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ वेव, यानी जो वेव है उनका रिफ्लेक्शन कैसे होता है और उनका रिफ्रैक्शन कैसे होता है। तो रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ वेव, कि वेव जो है उनका रिफ्लेक्शन कैसे होगा, उनका रिफ्रैक्शन कैसे होगा। तो हम अगर बात करें रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन की तो कैसे होता है, देखो जैसे हमारे पास कोई दो अलग अलग मीडियम है, उनकी ये जो है वो मीडियम की बाउंड्री है। इधर मीडियम आपके पास फर्स्ट है, फर्स्ट मीडियम कोई भी है चाहे, ये जो है वो है आपके पास सेकंड मीडियम, मीडियम सेकंड। अब कोई भी वेव जो है वो इंसिडेंट हो रही है, जैसे मैं एज्यूम करता हूँ कि एक वेव है वो इस तरीके से प्रोपेगेट होती हुई इस बाउंड्री पर इंसिडेंस हो रहा है, बाउंड्री पर आ रही है, ठीक है। अब इस इंसिडेंट वेव का, ये जो आपके पास इंसिडेंट वेव है, इसका कुछ पार्ट जो है वो बाउंड्री से वापस उसी मीडियम के अंदर आ जाता है और कुछ पार्ट जो है वो इस मीडियम से सेकंड मीडियम के अंदर चला जाता है। तो यहाँ पर हम ये बात कर रहे हैं कि रिफ्लेक्शन क्या होगा और रिफ्रैक्शन क्या हो रहा है। तो अगर मैं इस पॉइंट पर जहाँ पर ये वेव जो है वो यहाँ बाउंड्री पर कोलिजन कर रही है वहाँ पर एक नॉर्मल ड्रॉ कर देता हूँ, एक नॉर्मल ड्रॉ कर देता हूँ, तो इस इंसिडेंट वेव का कुछ पार्ट जो है वो वापस से उसी मीडियम के अंदर चला जाएगा जिस मीडियम में से वो आया था। यानी ये जो वेव है वो यहाँ से उसी मीडियम में वापस चली जाएगी जिस मीडियम में से वो आई थी। तो अगर इंसिडेंट वेव उसी मीडियम में वापस चली जाए जिस मीडियम से वो आई थी, तो इस फिनोमिना को जो बोला जाएगा वो बोला जाएगा रिफ्लेक्शन।
इस फिनोमेना को बोला जाएगा रिफ्लेक्शन। यानी जिस मीडियम से इंसिडेंट वेव आ रही थी, मीडियम की बाउंड्री पर वो वेव वापस से मीडियम फर्स्ट के अंदर ही चली जाए, तो उस फिनोमेना को बोला जाएगा रिफ्लेक्शन। अब इसका कुछ पार्ट तो वापस उसी मीडियम में चला गया और कुछ पार्ट जो है वो आगे की ओर सेकेंड मीडियम के अंदर ट्रांसमिट हो गया, और जो ये ट्रांसमिट होने वाला फिनोमेना है इसे बोला जाता है रिफ्रैक्शन। जो वेव ये दूसरे मीडियम के अंदर ट्रांसमिट हो गई है इसे हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन। यहाँ पर अपने पास तीन वेव हैं। ये है इंसिडेंट वेव, ये जो है रिफ्लेक्शन के थ्रू जो वेव प्रोड्यूस हो रही है उसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड वेव। और जो ट्रांसमिट हो रही है नेक्स्ट मीडियम के अंदर इसको हम बोलते हैं ट्रांसमिटेड वेव। ट्रांसमिटेड वेव, या हम इसे बोल सकते हैं रिफ्रैक्टेड वेव। ट्रांसमिटेड वेव या फिर रिफ्रैक्टेड वेव। अब कौन कौन सी क्वांटिटीज हैं जो रिफ्लेक्शन में चेंज होती है या कौन कौन सी क्वांटिटीज हैं वो इसके अंदर चेंज होती हैं वो बात करें तो रिफ्लेक्शन जो है, रिफ्लेक्शन उसी मीडियम के अंदर होता है जिस मीडियम में इंसिडेंट वेव जो है वह पहले से प्रोपेगेट हो रही है। तो अगर हम रिफ्लेक्शन की बात करें, मीडियम जब सेम है तो स्पीड, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ जो होती है रिफ्लेक्शन के अंदर, अगर हम बात करें तो स्पीड, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ जो होती है वेव की, वो वेवलेंथ चेंजे नहीं होती। वेवलेंथ चेंजे नहीं होती है। रिफ्लेक्शन की बात करें तो क्या क्या चेंज नहीं होता है? स्पीड, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ यानी लैम्डा जो है वो चेंज नहीं होता है। अगर हम ट्रांसमिटेड वेव की बात करें, जब मीडियम चेंज हो जाता है, तो अगर मीडियम चेंज हो गया तो ट्रांसमिटेड वेव के अंदर क्या क्या चीज़ें चेंज होगी कि स्पीड और वेवलेंथ जो है, स्पीड और वेवलेंथ जो है इस वेव की वो चेंज हो जाएंगी। स्पीड और वेवलेंथ जो है वो चेंज हो जाएगी, लेकिन फ्रीक्वेंसी जो है इस वेव की वो फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहेगी या सेम रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। तो हमें पता होना चाहिए कि रिफ्लेक्शन के अंदर क्या क्या चीज़ें कांस्टेंट होती हैं और रिफ्रैक्शन में क्या क्या चीज़ें कांस्टेंट होती हैं। तो अगर रिफ्लेक्शन की बात करें तो स्पीड, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ जो हैं वो तीनों ही क्या रहती हैं? कांस्टेंट रहती हैं, वो तीनों ही चेंज नहीं होती। अगर रिफ्रैक्शन की बात करें तो रिफ्रैक्शन में स्पीड और वेवलेंथ जो है वेव की वो तो चेंज हो जाती है, लेकिन फ्रीक्वेंसी जो है वो चेंज नहीं होती, वो कांस्टेंट ही बनी रहती है। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो रिफ्लेक्शन के लिए अगर मैं ये एंगल देखूँ नॉर्मल के साथ बना हुआ, तो इस एंगल को जो है वो हम लिख लेते हैं आई से, इंसिडेंस एंगल। ये जो यहाँ पर एंगल बन रहा है इसका रिफ्लेक्टेड वेव के साथ में, इस एंगल को हम लिख लेते हैं स्मॉल आर से। स्मॉल आर का मीनिंग हो गया रिफ्लेक्शन एंगल। और जो एंगल ट्रांसमिटेड वेव बना रही है या रिफ्रैक्टेड वेव बना रही है इसको हम लिख लेते हैं आर डैश से। तो जो रिफ्लेक्शन के लॉ होते हैं अपने पास, रिफ्लेक्शन के जो लॉ हैं वो क्या होता है कि अगर मैं रिफ्लेक्शन की ही बात करूं केवल और केवल, तो रिफ्लेक्शन के अंदर क्या लॉ होता है? सबसे मेजर लॉ जो है, सबसे अच्छा यहाँ पर मैं बोलूँगा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस
एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी आई इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यानी आर। रिफ्लेक्शन का जो लो है वो क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी एंगल आई इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यानी एंगल आर। अगर रिफ्रैक्शन की बात करें तो रिफ्रैक्शन के अंदर क्या होता है आपके पास, अगर रिफ्रैक्शन के अंदर मैं लो की बात करूं तो रिफ्रैक्शन का जो लो है वो क्या होता है कि साइन ऑफ इंसिडेंस एंगल अपॉन में साइन ऑफ रिफ्रैक्शन एंगल यानी आर डैश, साइन आई अपॉन में साइन आर डैश इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ आई अपॉन में वेलोसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड वेव, वेलोसिटी ऑफ इंसिडेंस वेव अपॉन में वेलोसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड वेव। तो ये जो है वो रिफ्रैक्शन का लो होता है जिसे हमें यूज करना है, और ये जो है यहाँ पर वो रिफ्लेक्शन का लो होता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो हमें ये चीज़ें जो हैं वो, ये जो दो लो हैं वो ध्यान में रखने हैं, और ये ध्यान में रखना है कि रिफ्लेक्शन के अंदर कौन कौन सी चीज़ें कांस्टेंट रहती हैं और कौन सी चीज़ें वेरिएबल होती हैं, और ट्रांसमिटेड या रिफ्रैक्टेड वेव के अंदर कौन सी चीज़ें कांस्टेंट और कौन सी चीज़ें जो हैं वो वेरिएबल होती हैं। अब ये जो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन है वो किन किन पर डिपेंड करता है, तो अगर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन की बात करें तो वो मीडियम पर भी डिपेंड करता है, बाउंड्री कंडीशन, ये जो बाउंड्री बनी हुई है इस बाउंड्री कंडीशन पर भी वो डिपेंड करता है, और जहाँ पर वेव का प्रोपेगेशन हो रहा है, जहाँ पर वो बाउंड्री के साथ कोलाइड कर रही है, वहाँ पर जो एंड है इसका वो कैसा है, रिजिड एंड है या फ्री एंड है, इस पर भी डिपेंड करती है। तो हम ये देखते हैं कि रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन जो है वो किन किन पर डिपेंड करता है और किस तरीके से डिपेंड करता है। सबसे पहला जो अपने पास है वो हम बोल सकते हैं कि मीडियम पर डिपेंड करता है कि मीडियम जो है वो कैसा है। अब अगर हम यहाँ पर मीडियम की बात करें तो मीडियम जो है वो दो टाइप का होता है, एक को बोला जाता है रेयरर मीडियम और दूसरा होता है डेंसर मीडियम। फर्स्ट जो मीडियम होता है उसे हम बोल सकते हैं रेयरर मीडियम। अब रेयरर मीडियम क्या होता है कि अगर कोई साउंड वेव का प्रोपेगेशन हो रहा है और रेयरर मीडियम है तो रेयरर मीडियम के अंदर साउंड वेव की वेलोसिटी जो है या साउंड वेव की स्पीड जो है या स्पीड ऑफ वेव ही हम बात करें, केवल साउंड वेव ना लें, केवल और केवल स्पीड की हम बात करें, तो अगर वेव की स्पीड किसी मीडियम के अंदर ज़्यादा है इसका मतलब वो जो मीडियम है वो बोला जाएगा रेयरर मीडियम। और दूसरा डेंसर मीडियम होता है, दूसरा जो होता है उसे हम बोलते हैं डेंसर मीडियम। डेंसर मीडियम क्या होता है, इस मीडियम के अंदर वेव्स की जो स्पीड है वो स्पीड रेयरर से कम होती है, स्पीड जो है वो रेयरर से कम होती है। तो इन दोनों के अंदर मैं एक ही बात कॉमनली जो है वो लिख सकता हूँ इन दोनों ही मीडियम के लिए कि ए मीडियम is said to be denser, और ये जो डेंसर बोला जाएगा वो बोला जाएगा रिलेटिव टू अदर। ऐसे नहीं है कि आप किसी मीडियम को हमेशा के लिए डेंसर बोल सकते हो या हमेशा के लिए रेयरर बोल सकते हो, ये बोला जाएगा हमेशा रिलेटिव टू अदर मीडियम, रिलेटिव टू अदर। तो ए मीडियम इज सेड टू बी डेंसर if the speed of wave
in this medium is less than the speed of wave in other medium यानी आप किसी भी मीडियम को अकेले डेंसर या रेयरर नहीं कह सकते। आप किसी दूसरे मीडियम के रेस्पेक्ट में बोल सकते हो कि दूसरे मीडियम के रेस्पेक्ट में फर्स्ट मीडियम रेयरर है या जो सेकंड मीडियम है वो डेंसर है, किसी न किसी दूसरे मीडियम के रेस्पेक्ट में। अब अगर हम बात करें यहाँ पर, तो अगर हम एयर स्पीड ऑफ साउंड जो है वो एयर और वाटर का कंपैरिजन करें। स्पीड ऑफ साउंड जो है उसमें हम कंपैरिजन करते हैं एयर का, उसके बाद में हम ले लेते हैं वाटर, और बाद में हम ले लेते हैं सॉलिड। इस कंपैरिजन के अंदर हम देखते हैं कि किस तरीके से कौन सा मीडियम रेयर हो गया और कौन सा मीडियम जो है वो डेंसर हो जाएगा। तो अगर हम इन दोनों का कंपैरिजन करें, तो इन दोनों का जब कंपैरिजन करेंगे तो हमें पता है वेलोसिटी ऑफ साउंड जो है, वेलोसिटी ऑफ साउंड इलास्टिसिटी पर डिपेंड करता है, और एयर की इलास्टिसिटी मिनिमम होती है, वाटर की इलास्टिसिटी एयर से ग्रेटर होती है। तो वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव जो है वो वाटर के अंदर ज़्यादा होती है और एयर के अंदर कम। तो वाटर के अंदर अगर साउंड वेव की वेलोसिटी ज़्यादा होती है तो इन दोनों के कंपैरिजन के अंदर वाटर जो है वो तो कौन सा मीडियम बन गया, वाटर जो है वो तो बन गया रेयरर, और एयर जो है वो कौन सा मीडियम बन गया आपके पास, डेंसर मीडियम। इन दोनों के कंपैरिजन में, क्योंकि वाटर के अंदर साउंड वेव की वेलोसिटी ज़्यादा होती है तो वो रेयरर मीडियम, एयर के अंदर साउंड वेव की वेलोसिटी कम होती है तो वो डेंसर मीडियम। अब अगर हम कंपैरिजन करें इन दोनों का, कि वाटर और सॉलिड की बात करें, दो मीडियम है आपके पास, मैंने एयर को यहाँ से एक्सक्लूड कर दिया है, तो वाटर और सॉलिड की बात करें तो इलास्टिसिटी सॉलिड की ज़्यादा होगी। इसका मतलब साउंड वेव की वेलोसिटी सॉलिड के अंदर ज़्यादा होती है, और साउंड वेव की वेलोसिटी सॉलिड के अंदर ज़्यादा होती है, इसका मतलब सॉलिड जो है वो कैसा मीडियम बन गया, रेयरर मीडियम बन गया। और इसके कंपैरिजन में, इसके रिलेटिव में वाटर जो है वो कौन सा मीडियम बन गया, वाटर बन गया आपके पास डेंसर मीडियम। तो हमेशा जो मीडियम है वो रेयरर है या डेंसर है वो किसी दूसरे मीडियम के रेस्पेक्ट में ही बोला जाएगा। कभी भी आप ये नहीं बोल सकते कि वाटर जो है वो हमेशा रेयरर मीडियम ही होगा, क्योंकि वाटर जो है वो डेंसर भी है, डेंसर मीडियम भी हो सकता है और रेयरर भी हो सकता है। कंपेयर करें अगर एयर के साथ तो वो रेयरर मीडियम है, और कंपेयर करें अगर सॉलिड के साथ वो डेंसर मीडियम है। तो मीडियम जो है वो दो टाइप के, रेयरर एंड डेंसर मीडियम। अब ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं रेयरर और डेंसर की डेफिनेशन, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या लाइट वेव के लिए सही नहीं होती, क्योंकि लाइट वेव जो है वो एयर के थ्रू, उनकी वेलोसिटी जो है लाइट वेव्स की वो एयर के अंदर ज़्यादा होती है, वाटर के अंदर फिर से कम होती है, और सॉलिड के अंदर सबसे कम होती है। तो अगर हम लाइट वेव की बात करें तो लाइट वेव के लिए एयर रेयरर मीडियम होगा और वाटर जो है वो डेंसर मीडियम की तरह बिहेव करेगा। अगर वाटर और सॉलिड की बात करें तो वाटर जो है वो लाइट वेव के लिए कैसा बन जाएगा, रेयरर मीडियम, और सॉलिड जो है वो कैसा बन जाएगा, डेंसर मीडियम। तो ये चीज़ जो है वो हम लाइट वेव के लिए डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम केवल साउंड वेव या फिर वेव्स के लिए ही डिस्कस कर रहे हैं। तो ये जो रेयरर एंड डेंसर मीडियम का कॉन्सेप्ट है वो केवल और केवल वेव्स के लिए है, लाइट वेव के लिए नहीं है। ये कि हम कंपैरिजन करते हैं कि जब साउंड वेव का प्रोपेगेशन जो हो रहा है वो रेयरर टू डेंसर मीडियम हो तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, और डेंसर टू रेयरर मीडियम के अंदर हो तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो हम ये लिख लेते हैं, इफ साउंड वेव
propagates sound wave propagates from rarer to denser medium and from denser to rarer medium। तो हम कंपैरिजन कर रहे हैं इन दोनों का। अगर हम कंपैरिजन के साथ देखें कि क्या किस तरीके से इफेक्ट पड़ता है, तो हमने लिख लिया कि ये जो है वो है आपके पास बाउंड्री लाइन। कोई इंसिडेंस वेव जो है वो इस तरीके से इस लाइन के अकॉर्डिंग जो है वो यहाँ पर आ रही है। ये आपके पास है इंसिडेंस वेव। जब ये मीडियम के किसी पॉइंट पर यहाँ पर आएगी, तो अगर ये वाला जो मीडियम है वो है आपके पास रेयरर, और जो सेकंड वाला मीडियम है वो है आपके पास डेंसर, यानी जो वेव है उसका प्रोपेगेशन रेयरर टू डेंसर मीडियम की तरफ हो रहा है। तो रेयरर टू डेंसर मीडियम के अंदर होने पर हमें वेलोसिटी पता है कि वेलोसिटी अगर डेंसर मीडियम के अंदर मैं एज्यूम करूं वी और रेयरर मीडियम के अंदर मैं एज्यूम करूं वी तो हमें पता है कि डेंसर मीडियम वो होता है जिसके अंदर वेलोसिटी की वैल्यू जो है वो कम होती है, और रेयरर वो होता है जिसके अंदर वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव या वेलोसिटी ऑफ वेव जो है वो ग्रेटर होती है। तो अगर हम यहाँ पर एक नॉर्मल ड्रॉ कर देते हैं, ये वाला एंगल जो है वो हम लिख लेते हैं आई, और हम ये देखते हैं कि आर जो आर डेस एंगल जो होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो कितना होगा। तो अगर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हमें देखना होगा तो मैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन यूज करता हूँ। रिफ्रैक्शन के अंदर लॉज क्या था कि साइन आई अपॉन में साइन आर डेस इज इक्वल टू वी आई अपॉन में वी टी, यही था आपके पास लो। अब यहाँ पर वी आई जो है इसका मतलब है इंसिडेंस वेव की वेलोसिटी, और वो है वी आर, और वी टी यानी ट्रांसमिटेड वेव की वेलोसिटी वो कौन से मीडियम के अंदर है, डेंसर के अंदर। तो अगर हम वी आर और वी डी का कंपैरिजन करें तो हमें पता है कि वी आर की वैल्यू ज़्यादा होगी और वी डी की वैल्यू कम होगी। वी आर की वैल्यू ज़्यादा और वी डी की वैल्यू जो है वो कम होगी, यानी ये जो आपके पास वैल्यू है वी आर अपॉन वी डी की, ये वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 1 आएगी, क्योंकि वी डी की वैल्यू जो है हमारे पास रिलेशन क्या है कि वी आर की वैल्यू जो है वो वी डी से क्या है ज़्यादा, यानी वी डी कम है वी आर ज़्यादा है, तो जो ये वैल्यू आएगी वो ग्रेटर देन 1 आएगी। यानी मैं बोल सकता हूँ कि साइन आई अपॉन में साइन आर डैश इज ग्रेटर देन 1, और इसका मीनिंग हो गया साइन आई इज ग्रेटर देन साइन आर डैश, या फिर मैं बोल सकता हूँ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्टेड या रिफ्रैक्टेड एंगल। तो अगर आई की वैल्यू ग्रेटर है, आर डैश की वैल्यू स्मॉल होगी, इसका मतलब कि ये जो वेव का ट्रांसमिशन होगा उस वेव के ट्रांसमिशन के अंदर जो वेव है वो नॉर्मल की तरफ थोड़ा सा झुक जाएगी। यानी जब रेयरर टू डेंसर मीडियम में किसी वेव का प्रोपेगेशन हो रहा है तो मैं बोलूँगा कि ये वाला जो एंगल है रिफ्रैक्टेड एंगल आर डैश, इस आर डैश की वैल्यू जो है वो आई के कंपैरिजन में कम होगी, आई के कंपैरिजन में कम हो गई, हमने यहाँ पर लिख लिया। अब अगर फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम की बात करें तो वही हम यहाँ पर एक बाउंड्री ले लेते हैं, ये बाउंड्री लाइन हो गई। यहाँ से कोई इंसिडेंस वेव जो है वो बाउंड्री लाइन पर आ रही है, इंसिडेंस वेव जो है वो बाउंड्री लाइन पर आ रही है। ये वाला जो मीडियम है वो मैं बोल देता हूँ कि डेंसर मीडियम है आपके पास, और ये जो मीडियम है वो है हमारे पास रेयरर। जब वो डेंसर से रेयरर मीडियम के अंदर मूव कर रही है तो हमने यहाँ पर एक नॉर्मल बना दिया है, ये वाला जो एंगल है उसे हम लिख लेते हैं आई,
और अपने को रिफ्रैक्टेड एंगल आर डैश जो है उसके बारे में देखना है। अगर रेयर मीडियम के अंदर हम लोग जो वेलोसिटी है उसे लिख लेते हैं वी आर, और डेंसर मीडियम के अंदर जो वेलोसिटी है उसे लिख लेते हैं वी डी। तो जो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है उसके अकॉर्डिंग मैं लिखूंगा साइन आई अपॉन में साइन आर डैश इज इक्वल टू इंसिडेंस जो वेव है उसकी वेलोसिटी। तो इंसिडेंस वेव जो है वो डेंसर मीडियम के अंदर है, तो मैं लिखूंगा, पहले तो हम लिख लेते हैं वेलोसिटी ऑफ इंसिडेंस वेव अपॉन में वेलोसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड वेव। वेलोसिटी ऑफ इंसिडेंस वेव जो है वो है आपके पास वी डी, क्योंकि इंसिडेंस वेव डेंसर मीडियम में आ रही है, अपॉन में ट्रांसमिटेड वेव की वेलोसिटी। ट्रांसमिटेड वेव है रेयर मीडियम के अंदर, तो हम लिखेंगे वी आर। अब हमें जो पता है वो यही है कि रेयर मीडियम के अंदर वेलोसिटी की वैल्यू ग्रेटर होती है डेंसर मीडियम के कंपेयर में, तो वी डी अपॉन वी आर की वैल्यू जो है वो लेस देन 1 होगी। लेस देन 1 हो गई, इसका मीनिंग हो गया साइन आई अपॉन में साइन आर डैश की वैल्यू लेस देन 1। ये वैल्यू लेस देन 1 होगी तो हम बोलेंगे कि साइन आई इज लेस देन साइन आर डैश, या एंगल ऑफ इंसिडेंस इज लेस देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्टेड वेव। ये मिल गया। तो हम जो वेव है रिफ्रैक्टेड वेव या ट्रांसमिटेड वेव कैसे बनाएंगे, हम बोलेंगे कि आर डैश जो एंगल है वो आई से ग्रेटर होगा। आई से ग्रेटर होगा तो हम बोलेंगे कि जो वेव है उसका प्रोपेगेशन जो है वो इस तरीके से होगा, और ये वाला जो एंगल है वो आर डैश आई से क्या होगा, ग्रेटर होगा। तो जैसे ही वेव जो है वो डेंसर टू रेयर मीडियम के अंदर मूव करती हैं तो हमें ये यूज करना है। अगर रेयर टू डेंसर मीडियम के अंदर प्रोपेगेट हो रही हैं तो हमें ये यूज करना है। अब रेयर और डेंसर की हम यहाँ पर एग्जांपल लिख लें मीडियम का, तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ रेयर मीडियम का मीनिंग कि अगर साउंड वेव या कोई भी वेव वाटर टू एयर प्रोपेगेट हो रही है, वाटर टू एयर प्रोपेगेट हो रही है, तो इस तरीके का इफेक्ट होगा। या फिर मैं बोल सकता हूँ वाटर की जगह मैं कोई सॉलिड ले लूँ कि सॉलिड टू वाटर मूव कर रही है कोई साउंड वेव या कोई वेव, तो किस तरीके का इफेक्ट होगा। अगर डेंसर टू रेयर की बात करें तो मैं लिख लेता हूँ कि अगर साउंड वेव जो है वो एयर टू वाटर मूव कर रही है, एयर टू वाटर मूव कर रही है, तो किस तरीके का इफेक्ट है यहाँ पर हम देखेंगे। चलिए, हो गया।